हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए इसमें जीएस के क्वेश्चन, जिसमें कि 25,000 से प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, तो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है। जितने भी एग्जाम में पिछले एग्जाम में आए हुए रहेंगे सभी के इसमें है। तो पीआईक्यू एनालिसिस होगा इसमें। तो इसमें देखिए पहले वीडियो बनाया गया है इतिहास पर, जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया है और पॉलिटी भी कंप्लीट हो गया है। और आज का टॉपिक है, तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन इकोनॉमी का। इसके पहले जो वीडियो बनाया गया उसको, वीडियो अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो उसको जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए आज का टॉपिक रहेगा भारतीय इतिहास से, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे नीतिगत आयाम। तो इसमें हम लोग पहले शुरू करेंगे नेशनल इनकम से। देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे उन सभी में इसमें आए रहेंगे। जैसे कि देखिए यूपी पीसीएस जे में 2023 में क्वेश्चन पूछा था, मेंस इंस्पेक्टर 2022 में क्वेश्चन पूछा है, आरओ 2021 में पूछा है, पीसीएस मेंस पीसीएस के प्री में 2022 में क्वेश्चन पूछा है। तो जितने भी एग्जाम में देखिए पीसीएस प्री 2023 में क्वेश्चन पूछा है। तो जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक में उस सभी को क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है, वो भी टॉपिक वाइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके पहले जो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाइए देखिए प्लेलिस्ट ओपन करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है पहला, प्राथमिक घाटा को मापा जाता है तो यह राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान। फिर है भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है तो 2011-12। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है तो सेवा क्षेत्र। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणी की पहचान की है। वह श्रेणी तो यह आय निर्धनता, मानव निर्धनता। भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत है सीमा शुल्क। केंद्रीय सरकार की पूंजी बजट प्राप्तियों का अवयव नहीं है तो यह है कर प्राप्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया नहीं है तो आर्थिक क्रिया हो जाएगा स्वैच्छिक समाज, स्वैच्छिक समाज सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1998-99 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षित वार्षिक दर तो यह 6.5%। 1999 क्वेश्चन था। फिर 98 में पूछा था कि 9वें पंचवर्षीय योजना के मसौदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर तो 7% थी। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 1995-96 में थी तो 7.5% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी तो ये 6.7% थी। एशियाई विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार वर्ष 2005 में भारत की समृद्धि दर होगी तो 6.9%। एशियाई विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 5.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005-6 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई तो 8.4 की। और जनवरी 2020 में यूएनडब्ल्यूईएसपी के अनुसार 5.7% था। जून 2014 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 के में भारत की आर्थिक वृद्धि 4.7% थी। 1 मिनट। नेक्स्ट टॉपिक है, जून 2014 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर तो यह 4.7%। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है तो यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इस केंद्र को याद कर लीजिए, मतलब इस संस्था को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय वर्ष 2004-5 में सबसे कम थी तो यह बिहार में। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा, जो कि 5,02,425 रुपए, जबकि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है बिहार की 47,541 रुपए की। प्रति व्यक्ति आय से सबसे अधिक है तो यह गोवा की, और प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आकी गई है तो बिहार की। भारत सरकार द्वारा मार्च 2011 में प्रसारित विज्ञप्ति के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2009-10 के दौरान सर्वाधिक तो ये गोवा की है। और किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है तो प्रति व्यक्ति उत्पाद। हिंदू समृद्धि दर का संबंध है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है, और हिंदू में भारत में हिंदू समृद्धि दर संबंधित है तो राष्ट्रीय आय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समूह 2015 से भारत की आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो 2011-12। नेक्स्ट है, बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम दर थी वर्ष 1996-97 में। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान तो यह 2018-19 में 16.1%।
वर्ष 2007-6-7 में भारत की जीडीपी का उद्योग अंश तो यह है 25 से 30% के मध्य, और 2018-19 में 29 से 29.6%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान है तो यह लगभग 15%, 14.5%। 2006-7 में भारत में बचत अनुपात तो यह जीडीपी के 32% के ऊपर, और 2018-19 में 30%, 30.5%। भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात लगभग तो यह 10%। भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान करता है घरेलू क्षेत्र, और भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है तो योजना आयोग है। वर्तमान में नीति आयोग नोडल एजेंसी है। आयकर अधिनियम के धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की थी तो केलकर कमेटी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया दादाभाई नौरोजी द्वारा। आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र हिस्सा तो यह पहले बढ़ा फिर कम हुआ। मार्केट कैप का परिणाम उसके जीडीपी से अधिक है यूएसए की, और जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है तो कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं किया जाता है मुद्रा पूर्ति, और यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय तो अपरिवर्तित रहेगी। भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत में है तो यह है 1.09%, वर्ष 2022-23 में 2.1%। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1772 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा है तो 10 लाख रुपए, वर्तमान 20 लाख। साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पर स्थिर कीमतों पर जीडीपी की समृद्धि दर सर्वाधिक तो यह वर्ष 2006-7। भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है 2006-7। आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड प्रयोग नहीं किया जा सकता तो यह पते का प्रमाण। अब है राजस्व एवं राजकोषीय नीति। तो जीएसटी की परिषद अध्यक्ष है तो यह केंद्रीय वित्त मंत्री रहेंगे। देखिए 2021 में दो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ये, यूपी पीसीएस, जीआईसी और एडब्ल्यू में। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया गया तो 6.4% का। वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए उत्तरदायी है तो मजबूत वृद्धि, वित्तीय समेकन या एकत्रीकरण और उच्च विदेशी मुद्रा भंडार। वह वक्र जो कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है तो यह लैफर वक्र। ठीक है, यूपी पीसीएस जे 2023 में क्वेश्चन पूछा है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य है तो ये राजकोषीय नीति के। संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्रायः होती है तो ये राज्यों को अनुदान। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है तो जीएसटी है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड संबंधित है तो आयकर से है। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे कहते हैं राजस्व घाटा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है तो पूर्ण रोजगार, और केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय का सबसे बड़ा मद है ब्याज भुगतान। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम आउटकम बजट का विचार लागू किया है। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व होगा वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के संयुक्त रूप से। संघ बजट 2010-11 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है सकल घरेलू उत्पाद के 2% से कम। संघ बजट 2020-21 में 0.4%। भारत में सकल घरेलू बचतों का सर्वाधिक हिस्सा है भौतिक संपत्तियों का, और लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई है तो वीपी सिंह द्वारा। मुद्रास्फीति की दरें आधारित होती हैं थोक मूल्य सूचकांक पर। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति। भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है तो मार्ग कर यानी टोल टैक्स, और मोडवेट संबंधित है तो यह मूल्यवर्धित कर वैट से। और भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था कालडार ने। वह कर जो संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है तो यह कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर।
केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर 30% करने का सुझाव दिया था। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जीएसटी 2019-20। भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत हैं, तो जीएसटी 18%, निगम कर 18%, आयकर 17%। खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता, तो यह आयकर। और अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, केंद्र सरकार नहीं लगाती है तो मनोरंजन कर यानी राज्य कर, यह ये। और प्रत्यक्ष कर है इनकम टैक्स, वैट लगाया जाता है उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। और वर्ष 2009-10 में संघ सरकार के कर आय का सर्वप्रमुख प्रधान साधन रहा, तो यह निगम कर, कारपोरेशन टैक्स, वर्तमान में जीएसटी 33%। नेक्स्ट है 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम होगी, तो यह 32%। और 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत 42%। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, तो यह राज्य सरकार द्वारा। और वर्ष 2009-10 में संघ सरकार के कर का आय का सर्वप्रमुख साधन था, तो यह निगम कर, जीएसटी निगम कर। 2019-20 राज्य सरकारों द्वारा नहीं लगाया जाता है, तो निगम कर। और आयकर छूट नहीं है, तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पर। सैनवेट का संबंध है केंद्रीय उत्पादन शुल्क से, और केंद्र को वर्ष 2007-8 में सर्वाधिक आय प्राप्त हुई, तो निगम कर से, और वर्तमान से अब जीएसटी है। निगम क्षेत्र की आय से संबंध नहीं है, तो सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर। केवल संघीय सरकार के लिए होती है, तो सीमा शुल्क निगम कर। आगम का सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी। और एक कर समूह जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं और राज्यों के साथ बांटा जाता है, तो ये उत्पाद कर, आय पर उपकर और तट कर। प्राथमिक मूल्यों पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सर्वाधिक अनुपात है, तो राजकोषीय घाटा का। प्रत्यक्ष कर होता है संपदा कर, वह कर जो संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है, किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है, तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। वर्ष 2013-14 में संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत था, तो सामूहिक कर है, वर्तमान में जीएसटी है। स्मार्ट सिटी मिशन में जल तथा मल जल सीवरेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह है संपत्ति कर। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया। इस उपकर की दर है 0.5%। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, तो राजकोषीय घाटे के। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है, तो ब्याज की अदायगी। भारत में संघीय बजटों में सबसे अधिक रकम होती है आगम रेवेन्यू व्यय, और आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर के नाम से। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान होता है राजकोषीय घाटा। वर्ष 2000 से 2001 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा है, तो यह 5.1% पर। वर्ष 2022-23 में 6.4% है। वर्ष 1995-96 में केंद्र सरकार की आगम आय में तट कर तथा उत्पाद कर का योगदान था, तो 42%। वर्ष 2019-20 में 25%। वर्ष 1996-97 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5%। संघीय बजट 2011-12 में सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया है ऊर्जा पर। और 13 फरवरी 2014 को लगातार 6वीं बार शून्य घाटे का बजट प्रस्तुत किया, तो जम्मू कश्मीर में। समय अवधि 2008-10 के मध्य केंद्र सरकार के चालू खाते में से व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है, तो ब्याज भुगतान। नेक्स्ट है संघ बजट 2010-11 राजकोषीय घाटा अनुमानित है, तो जीडीपी का 5.5%। वर्ष 2019-20 में 3.3%। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। 12वें वित्त कमीशन की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009-10 तक केंद्र एवं राज्यों का राजस्व घाटा होना चाहिए, तो 0। और राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में पारित किया गया था 2003 में। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजटों में व्यय का सबसे बड़ा मद है ब्याज की अदायगी। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है, तो ये घरेलू उधारों से। नेक्स्ट है भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है, तो प्राथमिक घाटा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में से सबसे अधिक योगदान है राजकोषीय घाटा। 2015-16 में संघ सरकार के बजट में
बीमा कंपनियों की अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कर दी गई है, तो 49%, वर्तमान में 74% है। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी और 15वें NK सिंह हैं। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा है तो 30.5% है, और 14वें वित्त आयोग के अनुसार 42% है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है, तो यह है तट कर, ठीक है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है तो यह करों का राज्य व केंद्र बंटवारा करना। भारत 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संतुष्टि करते समय सर्वाधिक भार दिया है, तो जनसंख्या पर 14वें में 50%। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए, और 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि है 2010 से 2015। 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में बांटने हेतु संतुष्टि की गई है, तो 32%। 14वां है 42%। नेक्स्ट है 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2014-15 तक होना चाहिए, तो 76% है, 68% 2018-19। 12वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्र द्वारा राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले हिस्सेदारी योग्य कर संग्रह की मात्रा निर्धारित की गई है 30.5%। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि संघ द्वारा एकत्रित करों की धनराशि में राज्यों का वितरण योग्य अंश होगा, तो यह 29.5%। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है 268 से 281 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 281। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि वह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होगी, तो मुद्रास्फीति हो जाएगी। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व होता है वित्त मंत्रालय का। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सहायिका का मान सबसे अधिक रहा है, तो 2007-8 में, और वर्तमान में 8.5%। वर्ष 2009-10 में सेवाएं जो सेवा कर के दायरे में नहीं रही की संख्या 114 थी। आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्व प्रमुख मद है, तो ब्याज भुगतान। 13वें वित्त आयोग द्वारा यह प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2014-15 तक होना चाहिए, 68% का है। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की बचतें 1998-99 के पश्चात ऋणात्मक रहने के उपरांत धनात्मक हो गई है 2003-4 में। संघीय बजट 2005-6 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत था उत्पाद कर, और वर्तमान में अब GST है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के और प्रस्तुतिकरण के पूर्व से। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को घोषित किया गया 1994 से। जिला शाख योजना बनाई जाती है तो लीड बैंक के अंतर्गत। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है तो प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा। सेवा कर है प्रत्यक्ष कर, और सट्टे द्वारा पूंजी पलायन को रोकने हेतु टैक्स से तात्पर्य है टोबिन टैक्स। वह कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं तथा केंद्र और राज्यों में बांटे नहीं जाते हैं, आयात निर्यात एवं निगम कर होते हैं। मार्डवेट योजना का उद्देश्य कच्चे माल से स्तर से लगाकर अंतिम उत्पाद स्तर तक प्रत्येक स्तर पर ड्यूटी से बचने के लिए होता है। ये चलिए देखिए, अब मनी एंड बैंकिंग क्वेश्चन आता है टॉपिक है, और देखिए इसमें कितने सारे क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं यूपी PCJ में। तो वह समिति जो सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है तो होता है रंगराजन समिति। हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण है बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा व भुगतान और वृद्धा पेंशन। नेक्स्ट है बैंक और मुख्यालय, तो इंडियन बैंक चेन्नई, ICICI बैंक बड़ोदरा, और कॉर्पोरेशन बैंक मंगलोर, केनरा बैंक है बेंगलुरु में। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा वित्तीय संस्था HEHFA के संगठन हेतु किस बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किया है, तो केनरा बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। देखिए RO 2021 में क्वेश्चन पूछा था गवर्नर और कार्यकाल, तो ये IG पटेल 1977 से दिसंबर 1977 से सितंबर 1982, मनमोहन सिंह थे सितंबर 1982 से 1985, जनवरी 1985 तक। सी रंगराजन, तो ये दिसंबर 1992 से नवंबर 1997,
और डॉक्टर सुब्बा राव, तो ये थे सितंबर 2008 से सितंबर 2013 तक। वह कथन जो मुद्रा संकुचन के अर्थ का सही व्याख्या करता है, तो मुद्रा का मूल्य बढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है, तो यह है माल और सेवा कर। आरबीआई द्वारा बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया, तो यह 14 बैंकों पर। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए गठन किया गया था, तो ये गोई पोरिया समिति का। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री रंगराजन, और भारत में केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय बैंक जो इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समझ समिति का बाहरी सदस्य 2021 को के नहीं, तो यह माइकल द्रेवाता पात्रा। बसेल मानक संबंधित है बैंकिंग सुधार से, और वह संस्था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की, तो आरबीआई। वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। हाल के वर्षों में भारतीय रुपया मजबूत हुआ है, तो डॉलर के मुकाबले वर्तमान में कमजोर हुआ है। और भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी, तो ये 1862। एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है विदेशी विनिमय दर स्थिरता। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है बृहत मुद्रा अपान आरक्षित मुद्रा। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति प्रारंभ हुई थी 1957। आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई। रिजर्व बैंक के वह गवर्नर जो वित्त मंत्री भी हुए, तो ये सीडी देशमुख। हाल ही में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को क्रय किया, तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगी। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किया जाता है आरबीआई द्वारा। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है सिक्योरिटीज में व्यापार करना। गिल्ट एज्ड में विपणन संबंधित है, तो यह सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत करता है, तो यह आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सही नहीं है, कथन सही नहीं है, तो यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, 1 रुपए के नोट को नहीं करता है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, और विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है आरबीआई। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा, और भारत में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, तो ये पीएलआर। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है साख सृजन का। और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गमन की किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है, तो न्यूनतम कोष पद्धति। भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए सत्य कथन है, तो यह साख सृजन को कम करता है। आरबीआई के हाल के आकलन के अनुसार 2002 से 2003 में विकास दर होगी, तो ये 5 से 5.5%, और वर्ष 2022-23 में 7.2% है। वह राज्य जिसके व्यापार का संचालन आरबीआई नहीं करता है, तो यह जम्मू कश्मीर, अप्रैल 2011 से करता है अब, और सिक्किम नहीं करता। भारत में एक के सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है, तो वित्त मंत्रालय है। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण करता है आरबीआई। आरबीआई के खुले बाजार संचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। प्रतिभूतियों होता है, प्रतिभूतियों का यानी बॉन्ड का बोल रहे हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए, तो 115 करोड़ का स्वर्ण और 85 करोड़ का कैश, यानी 200 करोड़ रखना है। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। देखिए, कभी कभी देखा वित्त मंत्री का, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहेगा, वित्त सचिव, ठीक है। और फिर है भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है, तो यह 10,000 करोड़ रुपए तक एक वित्तीय वर्ष में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से, तो यह अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अक्टूबर 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट 7% से घटाकर 6.5% और वर्तमान में 5.4% है। 1 मिनट।
ठीक है। पिछले एक वर्ष अर्थात जून 2010 तथा जून 2011 के मध्य रेपो रेट में अंतर की कोटि रही है तो वह 4% की। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है रिवर्स रेपो रेट दर। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारी बैंकों को उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, और अगर बैंक आरबीआई को देगा तो उसे रिवर्स रेपो रेट, और आरबीआई देगा बैंकों को तो रेपो रेट। बैंकों को अपने पास नकद धनराशि और कुल परिसंपत्ति के बीच एक अनुपात बनाए रखना होता है तो उसे कहते हैं एसएलआर। एक रेपो दर को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, और विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना है तो समाज के कमजोर वर्ग के लिए। निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं सरकार को सस्ते ऋण सुलभ कराने के लिए हाल ही में तो ये ब्याज रेट घटाई गई है। 30 सितंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति समीक्षा के समय रेपो रेट था तो 8% था, वर्तमान में 5.15%। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं तो यह भारतीय स्टेट बैंक ने। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया है वर्ष 1969 में, और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 से व्यापारिक बैंकों का साख जमा अनुपात यह निरंतर बढ़ा है, और वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है 12। 2019-20 की डाटा ये है। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी ये वर्ष 1975। अभी हाल ही में मतलब 2010 क्वेश्चन है, स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य तो ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना है। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सावधि जमा धनराशि। भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है सावधि जमाएं, और सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है किसानों को साख, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है तो भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को लेना। राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है तो आईसीआईसीआई बैंक, और अग्रीड बैंक योजना का प्रारंभ हुआ था दिसंबर 1969 में। लीड बैंक का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा, और भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र वाणिज्यिक बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1969 में। नेक्स्ट है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कृषि का सृजन किया गया है नाबार्ड के अधीन। भारत में ग्रामीण अवस्थापनापन विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्थान है नाबार्ड। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापनापन विकास कोष का हिसाब रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है तो निर्यात आयात बैंक को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है प्रतिछाया बैंकिंग। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है तो बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। और भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जुलाई 1969 में। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता का बाधक है निम्न आय निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में से एक जिसमें सरकार की 100% पूंजी शेयर पूंजी है तो यह है BHEL। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जलान पैनल गठित किया गया था तो यह नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों सूक्ष्म परीक्षण के लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया था तो इसके अध्यक्ष थे YH मालेगाम। भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर नहीं रहे हैं तो ये राजा जे चलैया। नरसिम्हा समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधारों से है, और भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किया गया यह है तारापोर समिति द्वितीय द्वारा। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं करता है तो नाबार्ड नहीं करता है। यह आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय है सिक्योरिटीज यानी प्रतिभूति में ब्याज व्यापार से है, और इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है अंश शेयर बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरबीआई एक शीर्ष बैंक है और मुद्रा पूर्ति को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में और फरवरी 2011 में स्वाभिमान कार्यक्रम लागू किया गया है। तो ये बैंक साथी। अब देखिए मुद्रास्फीति के बारे में है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन आधार पर किया जाता है सामूहिक उपभोक्ता एवं मूल्य सूचकांक। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी का। और भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड है थोक मूल्य सूचकांक। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट तो बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया। और पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है निवेश। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नवरत्न का तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र के वे नव उद्योग जिन्हें पूर्ण स्वायत्त प्रदान की गई है। अब देखिए सीबीडीटी से जुड़ा रहता है आयकर कर के नियमन से। गिल्ट आधारित बाजार के मायने हैं सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम करता है तो ये करता है आरबीआई और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ। और भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है सेबी और दलाल स्थित है मुंबई में। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता तो समुद्री बीमा पर। और एक्चुअरी शब्द संबंधित है बीमा से। शब्द बुल तथा बियर जुड़े हैं शेयर बाजार से। तंदड़िया मंदड़िया भी कहते हैं इसको। कंपनी की साख की स्थिति मूल्यांकन करता है क्रिसिल। और स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में। मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का आशय होता है प्लास्टिक मनी। यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया तो यह काली मुद्रा। बीएसई ग्रीनेक्स में सम्मिलित है 25 कंपनियां। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है आरबीआई भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी जीआईसी और आईडीबीआई। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। और यह भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है। इसे दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है एवं इसके शेयर सूचकांक को सेंसेक्स के नाम से जानते हैं तो यह बंबई शेयर बाजार। नेक्स्ट है इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित शेयर बाजार से। भारत में ट्रेडिंग रेटेड एजेंसी है तो यह है क्रिसिल केयर और इक्रा। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है तो यह निक्की है। और विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है तो ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है सेबी। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ है वर्ष 1882 में। भारतीय वित्तीय प्रणाली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध डब्ल्यू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है तो ये 30। भारत का मुख्य संविदा कानून है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का है। भारत में म्यूचुअल फंड को संस्था द्वारा विनियमित किया जाता है तो ये सेबी। और विदेशी बैंकों में से भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं कि सबसे अधिक शाखाएं हैं तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। वर्ष 2004 में काबुल में काउंटर खोलने वाला भारतीय बैंक बन गया है तो ये पंजाब नेशनल बैंक बना है। ठीक है। एक निजी बैंक है तो ये आईसीआईसीआई बैंक है। कोसी परिचालन में दक्षता एवं कार्य क्षमता के लिए एशियन बैंक अवार्ड 2001 प्रदान किया गया है भारतीय औद्योगिक विकास आईडीबीआई को। कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है तो ये विदेशी निजी बैंक। जनपद स्तर पर कार्यरत है तो ये केंद्रीय सरकारी बैंक। भूमि विकास बैंक का भाग है सहकारी साख संरचना का। और कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है तो भूमि विकास बैंक। हाल ही के वर्षों में 2006 क्वेश्चन ये कर रहा है कि हाल ही के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत है वाणिज्यिक बैंक। और एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है 1982 में। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र जनपद स्तर पर है। दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना कार्य है भूमि विकास बैंक का। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी और यह अवस्थित था झाग में। कृषि साख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्थान है नाबार्ड। और भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स प्रारंभ किया गया था 2007 में। 31 मार्च 2015 तक इस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया है आईडीएफसी। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का। भारत सरकार ने विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत।
अब है नेक्स्ट टॉपिक अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। तो इसको भी पढ़ते हैं। देखिए यूपी पीसीएस जे 2023 में क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं इसमें से। तो भारतीय रुपए का एक माह ही में 2 बार अवमूल्यन किया गया था सन 1991 में। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया वर्ष 1949 में। और भारत देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है तो व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आच्छादित है तो यह उपभोग साख एवं निवेश साख के लिए। और मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसमें क्वेश्चन है वह पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है तकनीकविद एवं नौकरशाह। आरओ में 2021 में क्वेश्चन पूछा था पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल। तो प्रथम था आपका हेराल्ड डोमर मॉडल, इसको याद कर लीजिए, हेराल्ड डोमर मॉडल। द्वितीय हो जाएगा महालनोबिस मॉडल। तृतीय हो जाएगा एस चक्रवर्ती मॉडल और चतुर्थ हो जाएगा अशोक रुद्र मॉडल। ठीक है, तो 1 से लेकर 4 तक है हेराल्ड डोमर, महालनोबिस और चक्रवर्ती मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी थे चार्ल्स बूथ। भारत निर्माण योजना संगठक नहीं है तो ग्रामीण उद्योग। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्वीकार किया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को कहते हैं सतत विकास। और भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी तो ये समस्त योजनाओं में 11वीं। विजन 2020 प्रपत्र योजना तैयार किया गया था योजना आयोग द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र तथा राज्य तथा संघ क्षेत्रों द्वारा सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है तो यह सामाजिक क्षेत्र पर। 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी तो 10 वर्षों में। उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई थी वह है 10.5%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ तो यह है सामाजिक सेवा ऊर्जा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर वृद्धि की आशा की गई थी तो यह निर्माण कार्यों में। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में IIT यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाएंगे तो यह 8। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि की दर तो यह 4%। भारत में योजना की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। योजना का अंत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और संविधान नित्तर संस्था है योजना आयोग। और राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंधित है पंचवर्षीय योजनाएं के अनुमोदन करने में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई थी 6 अगस्त 1952। और राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि का लक्ष्य था 8% का। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित की गई थी संचार में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था व्यापार के लिए। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित किया है तो यह है 4%। और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास निर्दिष्ट लक्ष्य है तो 8% का। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था जी मेडल द्वारा। रोलिंग प्लान बताइए इसका ईयर कब था तो ये 1978 से 1980 तक। कृषि ने ऋणात्मक विकसित प्रदर्शित किया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छित कुल वर्षों की संख्या है 6। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार प्रारंभ किया गया था 1975 में। भारत में अनवरत योजना कार्यशील थी 1978 से 1979 में। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमिक में हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। और अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाएगा आर्थिक आयाम। तो ये हम लोग इसमें टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर का, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री और हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें 5 वीडियो बनाए गए हैं तो उसको आप लोग देख लीजिए। और इसी में हम लोग एक नया क्रिएट करेंगे प्लेलिस्ट जो कि रैपिड फायर के नाम से ही होगा। तो उसमें आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करिए और प्लेलिस्ट में जितने भी इस बुक से रहेंगे वीडियो, सारे वीडियो आपको एक जगह मिल जाएंगे।
और तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई भी फ्रेंड यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।